चलिए लेट्स स्टार्ट नया चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। अगर आप पुरानी टेक्स्ट बुक देखेंगे, यानी कि जो ओल्ड सिलेबस हमारे पास हुआ करता था, उस ओल्ड सिलेबस में इसी चैप्टर का नाम स्केलर्स एंड वेक्टर्स हुआ करता था। एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोग स्केलर्स एंड वेक्टर्स ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या होते हैं स्केलर्स और क्या होते हैं वेक्टर्स हम लोग बात करेंगे। और चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स। पहला लेक्चर है, अच्छी तरह से ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कोशिश करेंगे कि कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि इस चैप्टर की एक छोटी चीज जो होगी वो आगे जाके 11th के चैप्टर्स में, 12th के चैप्टर्स में आपको यूज होगी, और आगे जाके एंट्रेंस में भी छोटी छोटी चीजें यूज होंगी। इसलिए अच्छी तरह से बात को समझना। ठीक है, अब बोला ऐसे जाता है कि फर्स्ट चैप्टर में आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको आप बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी को आप फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि जैसे कि आपने वेलोसिटी बोल दिया, मास बोल दिया, आपने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, कोई भी क्वांटिटी का नाम जब फिजिक्स में आप लेते हो तो उस कोई भी क्वांटिटी को आप फिजिकल क्वांटिटी से डिफाइन करते हो। ठीक है ना, ये जो फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में आप देखते हो, इस फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डिराइव किया गया है, डिवाइड किया गया है दो भाग में, वो है फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में अगर आप चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको बोला गया है कि फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिराइव्ड इनटू टू पार्ट्स। वन, इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आप देखते हैं, और बाकी के फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से जो डिराइव हो जाते हैं उनको डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर के अंदर फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग भाग में डिवाइड किया गया। जो पहला भाग होता है उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, और जो दूसरा भाग होता है उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इन्हीं दोनों के ऊपर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर क्वांटिटी हो सकती है या तो वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसी की शुरुआत अभी हम कर रहे हैं। बट फिलहाल आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आज के बाद मुझे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिखती है तो मैं उसको इन दो भागों में भी डिवाइड कर सकता हूं। या तो वो इसको बिलोंग कर सकती है या तो वो इसको बिलोंग कर सकती है। ठीक है, अब समझना किस चीज को है, समझना इस चीज को है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप स्केलर क्वांटिटी कब मानोगे और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कब मानोगे। तो ये चीजें दो चीजों पे डिपेंड करती हैं। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन किया जा सकता है तो वो स्केलर क्वांटिटी में आएगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है अभी बात करूंगा। और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी उसको डिफाइन करता है, या उसका डायरेक्शन उसके साथ बोलना जरूरी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ जाता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है, एग्जांपल लेंगे तो बेटर समझ में आएगा। बस ऊपर ऊपर से अभी बातें कर रहे हैं, अभी सिर्फ ऐसे समझ रहे हैं कि क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते। ठीक है, ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो फिजिक्स में हर जगह पे आप यूज कर रहे हैं। बस उस फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर या वेक्टर में डिफाइन किया गया है। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बेसिस पे बात होंगे, और वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस उसके साथ डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे शुरू करते हैं तो बेटर समझ में आएगा कि हम लोग क्या बातचीत करना चाहते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल होगा, मुझे 1 किलो भिंडी दो। A simple conversation of a day-to-day life between you and the सब्जी मंडी वाला। ठीक है, आप सब्जी मंडी में जा रहे हैं एंड आप सामने वाले इंसान को बोल रहे हैं मुझे 1 किलो भिंडी दो। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पे फिजिक्स किधर लग रहा है, फिजिक्स लग रहा है। मुझे भिंडी दो में फिजिक्स नहीं है, यहां पे फिजिक्स है। ये जो 1 किलो आपने सामने वाले को बोला है,
ये जो 1 किलो है, दिस इज एक्चुअली मास, जिसके बारे में आप सामने वाले को बताने की कोशिश कर रहे हो। मुझे 1 किलो भिंडी दो में 1 किलो मास है, ठीक है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये आप बहुत चीजें जानते हैं, ठीक है। बट मास स्केलर में आता है कि वेक्टर क्वांटिटी में आता है, ये सोचना पड़ेगा आपको। सबसे पहले जब भी आप मास के बारे में बात करते हो, जैसे कि आप यहां पे मास के बारे में बात कर रहे हो, तो आपने सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी दी है। You have only given the जानकारी about the magnitude. What I mean to say is that ये जो 1 किलो आपने उसको बोला है, ये 1 किलो मैग्नीट्यूड है। अब आपको मैग्नीट्यूड का मतलब समझा होगा। जब भी आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, whenever you talk about a magnitude, उसके साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और उसके साथ एक यूनिट होता है, इसको आप मैग्नीट्यूड बोलते हो। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड एक नंबर और उसके साथ एक यूनिट से बनता है। क्या आपने कभी भिंडी खरीदते वक्त किसी को ऐसा बोला है कि मुझे 1 किलो भिंडी साउथ डायरेक्शन में दो, मुझे 1 किलो भिंडी नॉर्थ डायरेक्शन में दो, मुझे 1 किलो भिंडी ईस्ट में दो, 1 किलो भिंडी वेस्ट में दो, 1 किलो भिंडी राइट में दो, लेफ्ट में दो? कभी आपने उसके साथ डायरेक्शन को एसोसिएट करने की कोशिश की है क्या? नहीं। और अगर आप इसके साथ डायरेक्शन को एसोसिएट करने की कोशिश भी करोगे तो वो बेतुका लगेगा। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन का मेल मिलाप नहीं कर सकते, फिर वो किसके अंदर आएगी? स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगी। मतलब ये मास स्केलर क्वांटिटी के अंदर आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब समझिए, उसके साथ डायरेक्शन को एसोसिएट नहीं किया जा सकता। एक और एग्जांपल, ये एक रास्ता है, एक चौक है इस तरह से, ठीक है, और यहां पे आपका घर है और चौक से आपके घर की दूरी 200 मीटर की है, ठीक है। आपका एक दोस्त ये वाले रास्ते से चल के आता है, आपका एक दोस्त ये वाले रास्ते से चल के आता है और वो इस तरह से चौक पे खड़ा है। वो आपको फोन करता है और बोलता है कि मैं चौक पे आ गया हूं, जो रास्ते से आने के लिए तुमने बोला था, अभी तुम्हारा घर किधर है? तो यू रिप्लाई, वहां से 200 मीटर पे मेरा घर है। खत्म। बंदा यहां खड़ा है चौक पे और वो आपको फोन लाके पूछता है तेरा घर किधर है? तो तूने बोला रिप्लाई करके कि मेरा वहां से घर 200 मीटर पे, यू कट द फोन। नाउ द प्रॉब्लम इज, ये बंदा तुम्हारे घर पहुंच ही नहीं सकता, पहुंचेगा भी तो बहुत लेट पहुंचेगा। एक चीज मिसिंग है, एक चीज मिसिंग है। तुमने जो 200 मीटर की जानकारी उसको दी, द 200 मीटर की जानकारी, वॉट एवर यू हैव गिवन टू दैट पर्सन, दिस 200 मीटर की जानकारी इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट दैट ही हैज टू ट्रेवल। यहां से चौक से इस घर की दूरी 200 मीटर की है, तो ये 200 मीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किसी भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। बट सामने वाले पर्सन को यही नहीं पता कि किधर जाना है 200 मीटर। सीधा जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, वहीं पे रुकना है, वहां से पीछे 200 मीटर की तरफ आना है, किधर जाना है 200 मीटर किधर? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू से दैट वहां से 200 मीटर राइट पे मेरा घर है। सो इफ यू वुड हैव एडेड 200 मीटर राइट, तो बात बिल्कुल सही लगती और सामने वाले इंसान को समझ में भी आता कि क्या चीज चल रही है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी अभी आपने बोली, इसके साथ दो लोगों का होना बहुत जरूरी है।
एक तो ये जिसको आप मैग्नीट्यूड के नाम से जान रहे हैं, और एक तो ये जिसको आप डायरेक्शन के नाम से जान रहे हैं। तो इन दोनों को देखने के बाद आपको क्लिक हुआ कि ये जो बंदा हम यहां पे देख रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। अ वेरी वेरी सिंपल टू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड कि एक फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में किस तरह से डिफाइन किया जाता है। आज के लेक्चर में यह जानना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए कि किसी भी क्वांटिटी का स्केलर कब होना होगा और किसी भी क्वांटिटी का वेक्टर कब होना होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर किसी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन एसोसिएट नहीं किया जा सकता तो वो स्केलर है, पर अगर किसी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन एसोसिएट करना पड़ेगा उसके मैग्नीट्यूड के साथ तो वो वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। क्या पहला पेज थोड़ा बहुत लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आपको एक आइडिया आ रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग कौन सी दो क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। रिप्लाई आना चाहिए, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। यस यस यस, गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। बहुत ही बढ़िया। अब थोड़े और हम लोग ये लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, ताकि हमें ये समझ में आए कि एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी में और कैसे कैसे फर्क हम लोग देख सकते हैं, हमारे दिमाग को हमें किस तरह से रेडी करना है एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए। ठीक है, चलिए लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट अ स्केलर एंड व्हाट अ वेक्टर क्वांटिटी माइट लुक लाइक। ठीक है, ये होगा हमारा पेज नंबर 2। थोड़ी और डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और वो एग्जांपल होगा करंट, जिसको आप आई से डिनोट करते हो। नाउ मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि करंट आप लोगों के लिए कौन सी क्वांटिटी रहेगी? क्या करंट स्केलर क्वांटिटी रहेगी कि वेक्टर क्वांटिटी रहेगी? क्या लगता है आपको? कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट विल बी करंट ट्रीटेड एज, अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? क्या लगता है आप लोगों को? कम ऑन, बहुत सारे लोग वेक्टर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग स्केलर बोल रहे हैं। सही है, सही है, बोलिए बोलिए, आपका विचार क्या है वो बोलिए। करंट को आप किस तरह से देखते हैं? स्केलर में देखते हैं कि वेक्टर में देखते हैं? क्या लगता है आपको? ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझना है, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझना है। ठीक है, अब करंट को आप जब बात करते हो, आप जब करंट में बात करते हो तो करंट एक्चुअली इस पर्टिकुलर वायर पे डिपेंड करता है। ये जो वायर आप अभी देख रहे हो इसके ऊपर करंट डिपेंड करता है, ये वायर के ऊपर करंट डिपेंड करता है। सम पीपल माइट से कि करंट का फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बट इफ यू अंडरस्टैंड, आज तक कभी भी आपने करंट को बोलते वक्त उसका डायरेक्शन एसोसिएट नहीं किया उसके साथ। सोच के देखिए, कभी भी आप करंट की वैल्यू जब बोल रहे होंगे तो यू हैवंट एसोसिएटेड डायरेक्शन विद इट। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई हैवंट यू एसोसिएटेड डायरेक्शन विद करंट? कॉमन सेंस वाली बात है। ये आपका वायर है, ठीक है, दिस इज योर वायर। अगर ये वायर मैंने सर्किट में ऐसा लगाया तो करंट ऐसा फ्लो होगा। अगर मैंने वायर सर्किट में ऐसा लगाया तो करंट ऐसा फ्लो होगा। ऐसा लगाया तो ऐसा हो जाएगा। अगर मैंने वायर का जो ये है डायरेक्शन है उसको कैसे भी मोड़ दिया तो करंट भी उसके साथ मुड़ जाएगा। करंट का अपना खुद का कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा नहीं है। जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आपको दिया उसमें ऐसा नहीं है, पर करंट का अपना खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है। आप नोटिस करके देखो, करंट किधर भी, वायर जिधर जाएगा उधर करंट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात हो गई। इसलिए हम लोग क्या मानेंगे कि जो आपका करंट है वो
स्केलर क्वांटिटी में आता है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर हो रहा है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर हो, जैसे अभी वरदान कहते हैं कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। अगर मैं आपको पूछूं इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होता है, फिर आप रिप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। अब ये नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाने के हजार नहीं, इंफिनिटी तरीके हैं। देयर आर इंफिनिटी वेज यू कैन गो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू अ पॉजिटिव टर्मिनल। जरूरी नहीं है ना कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल आने का एक ही तरीका है। जैसे उस बच्चे के घर पे जाने का एक ही तरीका था, उस चौक से राइट मारो, पर इंफिनिटी तरीके से आप एक नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जा सकते हो। इमेजिन करो, सोच के देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है किसी भी बैटरी का, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है किसी भी बैटरी का। अब ये सबसे सादा डायग्राम होता है जो आप किसी भी टेक्स्ट बुक्स में देखते हो, राइट। पर किसने बोला आपको कि ये वायर ऐसी बनाओ? अभी भी ये वायर राइट में जा रही है, फिर ये वायर ऊपर जा रही है, फिर ये वायर लेफ्ट में जा रही है, फिर ये वायर नीचे आ रही है, फिर ये वायर इधर जा रही है। नेगेटिव से पॉजिटिव आने में उसने 4 डायरेक्शन चेंज कर लिए। देख लो, ये जो चीज है ना, ये वायर है। अगर वायर यहां से ऐसे मुड़ जाए तो करंट भी यहां से ऐसे मुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी यहां से यहां मुड़ जाएगा। तो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन देख पा रहे हो क्या? नहीं। यहां ये एग्जाम्पल में ही मैंने आपको बोल दिया कि 4 दिशाओं में मुड़ के करंट पहुंच रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव करंट पहुंच रहा है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव भी 4 दिशाओं में मुड़ के पहुंच रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रेशर। क्या लगता है आप लोग को, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा? सुना है आप लोगों ने प्रेशर के बारे में? सुना है कभी? हैव यू हर्ड अबाउट प्रेशर? सुना है कभी सब लोगों ने प्रेशर के बारे में? प्रेशर का क्या करेंगे, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? बहुत सारे लोग वेक्टर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग स्केलर बोल रहे हैं। चलो वापस एनालिसिस करते हैं, वापस एनालिसिस करते हैं कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। ये बात सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये प्रेशर का फॉर्मूला है, इट इज फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है। अब अगर प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है, तो प्रेशर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक सीन कंसिडर करते हैं, एक ऐसा सिचुएशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये आपका साइकिल का ट्यूब है, ठीक है, और यहां पे उसका नॉब है। नॉब, नॉब मतलब जहां पे वो साइकिल हवा भरने वाला अपना प्रेशर का नॉब लगाता है, ठीक है ना। मेरा पहला सवाल आप लोग से ये है कि जैसे ही वो इसमें अपना प्रेशर का नॉब लगाता है हवा भरने के लिए, ठीक है, ये जो ट्यूब है ये सब जगह से फूलना चालू करेगी कि सिर्फ जहां पे ये लगाया है, जहां पे ये प्रेशर का नॉब लगाया वहीं पे फूलती है, कि सब जगह पे इक्वली फूलती है? क्या लगता है आप लोग को? कभी ना कभी तो किया होगा ना जिंदगी में, कभी ना कभी तो हवा भराई होगी, कभी ना कभी तो इस चीज को देखा होगा। एक रियल एग्जांपल ले रहे हैं, आपको बताना है कि जब वो नॉब को यहां पे लगाता है, प्रेशर के नॉब को लगाता है यहां पे, तो जो प्रेशर है वो सब जगह पे, या टायर जो है वो सब जगह पे फूलता है कि एक जगह पे एक फूलता है? अच्छा, इक्वली सब जगह पे फूलता है। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं इसका मतलब क्या? आप जो बोल रहे हैं क्या आप उसका मतलब जानते हैं? मतलब ये है कि जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली ऑल ओवर द ट्यूब। जो प्रेशर है वो पूरे टायर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अगर आप प्रेशर के बारे में बात करेंगे, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट प्रेशर, तो उसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। अभी खुद आपने बात की कि प्रेशर
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर जगह पे, ट्यूब में हर जगह पे प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या कोई स्पेसिफिक जगह है जहां पे प्रेशर आपने लगा के दिखाया? नहीं। आपने इनफैक्ट जहां पे आपका नॉब लगाया ना, वो भी प्रेशर का डायरेक्शन नहीं है, प्रेशर हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सिमिलरली जैसा करंट है, करंट के भी इंफिनिटी डायरेक्शंस हो सकते हैं, यहां पे प्रेशर के भी इंफिनिटी डायरेक्शंस हो सकते हैं। तो क्या स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन है? नहीं। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल्स इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज बैठनी चाहिए कि कौन सी चीज किस तरह से देखी जानी चाहिए। ऐसी ही नहीं, स्केलर और वेक्टर ऐसी ही नहीं बोलना चाहिए, है ना। पाइप होगा, कुछ भी होगा, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे प्रेशर इक्वली ही डिवाइड होता है सब जगह पे। कुछ भी ले लो आप, कोई भी चीज ले लो, पाइप ले लो, है ना, इस तरह का ट्यूब कंसीडर कर लो, कुछ भी कर लो, इसको पास्कल्स लॉ बोलते हैं। आगे अगर चैप्टर में हम लोग फ्लूइड्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम एक लॉ पढ़ेंगे, उस लॉ का नाम है पास्कल्स लॉ। तो वो जो पास्कल्स लॉ है, ठीक है ना, उसमें ये बोला जाता है कि प्रेशर हर जगह पे इक्वली लगता है। सर टेबल पे होगा तो कहीं पे भी होगा, किधर भी होगा, किधर भी होगा, आप कोई भी पाइप किधर भी रखो, वो इक्वल प्रेशर लगाएगा पूरी पाइप पे, पूरे टेबल पे इक्वल प्रेशर लगाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेंथ, जिसको आप एल से डिनोट करते हो। कम ऑन बोलो, क्या लगता है? अभी सोच समझ के जवाब देना। लंबाई, लेंथ क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? बताओ, आराम से सोच के जवाब देना, कोई घाई नहीं हमको। ऐसा नहीं है कि हमको आज के आज ये चैप्टर खत्म करना है। आज इंपॉर्टेंट ये है कि आपका दिमाग चल जाए, बस। दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड इन टूडेज लेक्चर। आपका दिमाग चल जाना चाहिए बस। सोच के देखो, लेंथ मतलब आप किसी भी चीज की लेंथ नाप रहे हो, वो स्केलर क्वांटिटी होगी कि वो वेक्टर क्वांटिटी होगी? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। लेंथ नापना, किसी भी चीज का लेंथ नापना स्केलर में आएगा कि वेक्टर में आएगा? आप लेंथ को हाइट भी बोल सकते हो, आप लेंथ को हाइट भी बोल सकते हो। बहुत अच्छा हिंट भी दे दिया मैंने आपको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप सीधा खड़े हो, अगर आप सीधा खड़े हो, ठीक है, तो क्या आपकी हाइट अलग होती है? अगर आप सो गए तो आपकी क्या बॉडी की हाइट चेंज हो जाएगी? अगर आप ऐसे हो गए तो हाइट चेंज हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी तो हाइट चेंज हो जाएगी। सिंपल सी बात में सोचो, सिंपल सी बात में सोचो। कोई बोलता है कि इस लकड़ी के टुकड़े को मेजर करके बताओ इसकी लेंथ कितनी है। कोई आपको बोलता है एक स्केल लो और इस लकड़ी के टुकड़े को मेजर करके बताओ, ये एक वुडन का आपको टुकड़ा मैंने दे दिया और मैंने आपको बोला इसको मेजर करके बताओ इसकी लंबाई कितनी है। अभी आप जितने भी लोग लेक्चर अटेंड कर सकते हो, सब लोग इस लकड़ी के टुकड़े को अलग अलग डायरेक्शन में पकड़ के इसकी लेंथ मेजर कर सकते हो। किसी ने यहां पकड़ के मेजर कर लिया, किसी ने ऐसा पकड़ के मेजर कर लिया, किसी ने ऐसा कर लिया, किसी ने वैसा कर लिया। क्या इसके लेंथ के मेजरमेंट के ऊपर इसके डायरेक्शन का कोई फर्क पड़ रहा है कि लकड़ी किस दिशा में रखी हुई है उस दिशा में लेंथ अलग अलग आते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने नॉर्थ में पकड़ा तो लेंथ अलग आएगा, साउथ में पकड़ा तो लेंथ अलग आएगा? क्या इस लकड़ी के टुकड़े का लेंथ और इसके डायरेक्शन का कोई भी लेना देना है? नहीं है, नहीं है कोई लेना देना। लेंथ विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। सोच के देखो, लेंथ मतलब लंबाई, किसी भी चीज की लंबाई का कोई लेना देना नहीं है कि वो किधर है, किस डायरेक्शन में है, कोई लेना देना नहीं। चलो वन मोर थिंग, टेंशन मत लो, जब तक आपके दिमाग में लॉजिक नहीं बैठता तब तक करते रहेंगे, ठीक है ना। जब तक आपके दिमाग में लॉजिक नहीं बैठा तब तक थोड़ा बहुत, जैसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में किया, अगर आपने नोटिस किया होगा तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ एग्जांपल्स लिए ताकि आप सोचें। इट टेक्स टाइम टू थिंक, तो आपकी जैसी थिंकिंग बिल्डअप होगी ऑटोमेटिकली आपको एग्जांपल के साथ समझेगा, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, हाँ यहाँ पे ट्रैप जीरो है, यहाँ पे लीडिंग जीरो है, यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो है, हाँ ट्रेलिंग में डेसिमल है, तो आपका दिमाग धीरे धीरे चलेगा। डोंट टेक टेंशन, लेट्स मी टेक वन मोर एग्जांपल्स, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टेम्परेचर, टी से डिनोट करता हूं।
बताओ, स्केलर है कि वेक्टर है? कम ऑन, आराम से सोचो और जवाब दो। दैट्स रियली ग्रेट। स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको किसी भी चीज का टेम्परेचर नापना है और आप थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे हो, या समझो आपने थर्मामीटर आपके मुंह में रखा आपके बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, मुंह में थर्मामीटर रखने का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है क्या? कि ऐसा थर्मामीटर रखेगा तो इतना टेम्परेचर दिखाएगा, वैसा थर्मामीटर रखेगा तो कितना टेम्परेचर दिखाएगा? क्या टेम्परेचर नापने का और आपके डायरेक्शन का कोई लेना देना है? नहीं है। आपको चेक करना है कि ये पानी कितना गर्म है। आप थर्मामीटर आप स्ट्रेट रखो, आड़ा रखो, टेढ़ा रखो, इधर रखो, उधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनटिल एंड अनलेस थर्मामीटर पानी के अंदर डूबा हुआ है, वो आपको टेम्परेचर बताने वाला है। तो क्या थर्मामीटर का टेम्परेचर बताने का और उसके रखने के डायरेक्शन का कोई लेना देना है? कुछ भी नहीं है। खत्म हो जाती है बात। क्लियर है? क्लियर है? डन है। टेम्परेचर साउथ में हाई है, इसका मतलब टेम्परेचर वो सिटीज में हाई है। साउथ में जो सिटीज हैं, केरला एंड ऑल दैट, वो सिटीज में टेम्परेचर हाई है। आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि उस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम है या उस डायरेक्शन में टेम्परेचर ज्यादा है, आप बोल सकते हो, ठीक है ना? बट टेल मी, वो डायरेक्शन फिक्स है क्या? वो डायरेक्शन फिक्स है क्या? इस डायरेक्शन में टेम्परेचर ज्यादा है, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम है, ऐसे इंफिनिटी डायरेक्शन हो सकते हैं। आप एक स्पेसिफिक केस लेके चलो। अभी वरदान एग्जांपल दे रहे हैं कि टेम्परेचर जो होता है, इट इज फ्लो ऑफ हीट, इट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर एक्चुअली क्या होता है। टेम्परेचर एक्चुअली हीट का फ्लो माना जाता है, ठीक है ना? तो अगर आपका ये एक हॉट बॉडी है, अगर ये आपका एक हॉट बॉडी है और ये आपका एक कोल्ड बॉडी है, ठीक है, और इस हॉट बॉडी और इस कोल्ड बॉडी को आपने ज्वाइन कर दिया इस तरह से, तो अब जो हीट ट्रांसफर होगी, अब जो हीट ट्रांसफर होगी वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। एक गर्म बॉडी एक ठंडी बॉडी को हीट ट्रांसफर करती है। सिंपल सी बात है। आप घर में दूध गर्म करके गैस के ऊपर ऐसे ही रख देते हो, ठीक है, तो दूध ठंडा होने के लिए रख देते हो। व्हाट डज दूध ठंडा होने का मतलब? दूध ठंडा होने का मतलब यह है कि जो दूध है और जो पतीला है वो गर्म है, पर आजू बाजू वाली जो हवा है वो ठंडी है। आपके घर में जो आजू बाजू वाली हवा है वो ठंडी है। तो दूध और पतीला हॉट है और हवा कोल्ड है, तो दूध और पतीला अपनी हीट हवा को देता है और खुद ठंडा हो जाता है। इसको दूध का ठंडा होना बोलते हैं। तो कभी भी कोई हीट ट्रांसफर होती है तो वो हॉट बॉडी से लेकर कोल्ड बॉडी तक होती है। अब मुझे एक जवाब दो, ये कोल्ड बॉडी अगर मैं यहां नहीं रखने की बजाय यहां रख दूंगा या यहां रख दूंगा या यहां रख दूंगा, तो क्या हीट ट्रांसफर नहीं होगा? होगा, हीट ट्रांसफर होगा। आपको बात को समझना है, आपको बात को समझना है कि इट इज नॉट दैट इट कैन हैव मेनी डायरेक्शंस। कुछ भी डायरेक्शंस नहीं, इंफिनिटी वे में नहीं सोचना है हम लोगों को। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। आप ये भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि सर ये बंदे के पास तो इंफिनिटी डायरेक्शंस भी हो सकते हैं ना, 200 मीटर इधर भी हो सकता है, 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 बट क्या वो 200 मीटर यहां जाएगा तो अपने घर पे पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। अगर वो 200 मीटर वापस चलेगा तो घर पे पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। इधर चलेगा घर पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। यहां पे भी अनगिनत डायरेक्शंस है, पर आपको पता है कि आपको कहां पहुंचना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पता है यहां पे हीट को पता है कि मुझे हॉट से कोल्ड बॉडी पहुंचना है, अगर मैंने ऐसे रख दिया तो क्या हीट हॉट से कोल्ड बॉडी पहुंचेगी? पहुंचेगी।
पक्का पहुंचेगी। अगर मैंने कोल्ड बॉडी यहां रख दिया तो भी पहुंचेगी, यहां रख दिया तो भी पहुंचेगी, यहां रख दिया तो भी पहुंचेगी। तो क्या कोल्ड बॉडी का और हॉट बॉडी का कहां या कहां होना हीट ट्रांसफर को रोकता है? नहीं रोकता। कोई फर्क नहीं पड़ता हॉट बॉडी किधर है, कोल्ड बॉडी किधर है। आप घर पे ही सोचो ना, ऐसा थोड़ी है कि दूध के पतीले को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखा जाएगा तो ही दूध का पतीला ठंडा होगा। आप उसको गैस पे कैसे भी रखो, ठंडा तो होना ही है उसने। पहले वाले डिस्प्लेसमेंट वाले एग्जांपल को सोचो, उस बंदे ने घर तक पहुंचना था, 200 मीटर की दूरी है। अगर वो 200 मीटर की दूरी राइट साइड में ट्रैवल ना की जाए तो क्या वो बंदा घर तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। गेटिंग गेटिंग समथिंग। सोचो सोचो। लेंथ में भी मैंने आपको सेम एग्जांपल दिया, लेंथ में मैंने आपको सेम एग्जांपल दिया। इस वुडन की लंबाई नापनी है, अगर इस वुडन की लंबाई नापनी है तो की फर्क पैदा है कि वो वुडन आपने कहां रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, लंबाई तो सेम ही आने वाली। क्या फर्क पड़ता है टायर में हवा भरने के लिए? ये नॉब इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये नॉब नीचे रख के हवा मारेगा तो भी पूरा का पूरा फैलेगा, ये नॉब यहां पे रख के हवा मारेगा तो भी पूरा का पूरा फैलेगा, क्योंकि प्रेशर सब जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या फर्क पड़ता है कि वायर कैसी रखी हुई है? अभी तुमने वायर को ऐसे रखा है, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को पसंद नहीं आया कि मेरे को वायर ऐसी रखनी है, मैं अभी वायर ऐसे रखूंगा। और अगर मैं तुमको आप पूछता हूं क्या करंट नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में पहुंचेगा? पहुंचेगा ना। करंट को क्या फर्क पड़ता है कि तुमने वायर कैसे रखी है? करंट को कुछ लेना देना ही नहीं है। करंट को खाली इतना पता है कि मुझे इसमें से वायर में से फ्लो होके कहीं पे जाना है, बस। इससे ज्यादा करंट को कोई लेना देना नहीं है। गेटिंग समथिंग? गिव मी यस और नो इफ यू गेटिंग समथिंग, बोलिए। सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी मैं वेक्टर्स के भी एग्जांपल लूंगा, आई विल बी टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आल्सो, तो थोड़ा और बेटर क्लियर होगा। वेक्टर का अभी तक से एक ही एग्जांपल लिया है, डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल सिर्फ वेक्टर को लिया अभी तक से, अभी वेक्टर के और लेने एग्जांपल। स्केलर के ले लिए मैंने 3-4, तो अभी वापस वेक्टर के ऊपर जाते हैं, थोड़ा वेक्टर में दिमाग खर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि आपको वेक्टर किस तरह से बेटर समझ में आता है। ठीक है, चलिए तीसरा पेज होगा हमारा। ठीक है, और इस एग्जाम्पल में मैं बात कर रहा हूं वेट के बारे में। वेट, वेट समझ में आता है सब लोग को? वेट के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, क्या लगता है स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा? कम ऑन। अब जिनको पता नहीं है कि वेट क्या होता है उनके लिए भी मैं समझाऊंगा कि वेट क्या होता है। डोंट टेक टेंशन, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज वेट। ठीक है, ठीक है, चलिए। सबसे पहले वेट का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जरा बात को समझो कि वेट क्या है, पहले ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेट। बहुत सारे लोग को यही नहीं पता हो कि वेट क्या होता है। वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स which a object applies on earth। कॉमन सेंस वाली बहुत छोटी सी बात है, 8वीं 9वीं 10वीं में बोला जाता है, अभी सिखा रहा हूं, सीख जाओ, अच्छी तरह से सीख जाओ। वेट एक तरह का फोर्स है जो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे लगाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट किस पे लगाता है? अर्थ पे लगाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ने समझनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं आपको। ये आपका वजन आपने यहां पे रखा हुआ है, इस सरफेस के ऊपर आपने आपका वजन रखा हुआ। इस वजन के पास कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ भी मास हो सकता है। तो समझो इसका जो मास है वो 10 किलो है। ठीक है,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की होती है। ठीक है, कीर्ति आपका ओके ओके थोड़ा कम होएगा क्या? वो चैट सेक्शन में आपका ओके ओके आ रहा है, बाकी लोग के मैसेज ऊपर जा रहे हैं, आपका बहुत ओके ओके आ रहा है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू आर अंडरस्टैंडिंग, बट थोड़ा ओके एक बार होगा तो चलेगा। वो कैसा है, चैट सेक्शन फटाफट ऊपर जा रहा है, आपका ओके 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 आते जा रहा है। ठीक है, तो मास 10 किलो है इसका बंदे का, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, अगर किसी ने आपको बोला इस बंदे का वेट कैलकुलेट करो, बताओ इस बंदे का वजन कितने का है, वजन मतलब वेट, ठीक है, वजन नहीं बोलना चाहिए, वेट कितना है। ठीक है, तो आप बोलोगे W इज इक्वल टू M इंटू जी, W इज इक्वल टू 10 इंटू 9.8, W is equal to 98 Newton. Now you are very very happy that you have calculated the weight. आप नोटिस करें 98 के बाजू में मैंने N लिखा है, N stands for न्यूटन, क्योंकि मैंने अभी बताया वेट एक तरह का फोर्स होता है और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, बराबर। पर क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि वेट के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, जो आप आगे सीखेंगे, पर आज सिखा रहा हूं ताकि आपको वेक्टर वाली फीलिंग आ जाए। वेट acts always downwards. Weight acts always downwards. एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है वेट के पास। कैसा डायरेक्शन में आपको समझाता हूं, ये सेंटर पकड़ने का, नीचे एक एरो मार्क करने का, ऐसे लिखने का। फोर्स के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। सोच के देखो, अगर आपको दरवाजा खोलना है, अगर आपको दरवाजा खोलना है तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी दरवाजा खुलेगा। अगर आपको दरवाजा बंद करना है, आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा तो दरवाजा बंद होगा। वैसे ही वेट, वेट के पास भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है और वो होता है ऑलवेज डाउनवर्ड्स। वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स, तभी तो बोला गया है वेट एक तरह का फोर्स है जो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे लगाता है। अर्थ पे, ये जो नीचे का सरफेस आप देख रहे हो ये अर्थ ही है ना। अभी आप किसी ना किसी चीजों पे बैठे होगे, वो चीज जिस पे आप बैठे हो आप उस पे एक फोर्स लगा रहे हो। जिस भी चीज के पास ऊपर आप बैठे हो आप उस चीज पे एक फोर्स लगा रहे हो, और वो फोर्स किसके बराबर है? वो फोर्स आपके वेट के बराबर है। पर वो फोर्स कहां लग रही है? वो फोर्स नीचे की तरफ लगती है। अगर आप किसी चेयर पे बैठे हो तो आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अगर आप बिस्तर पे बैठे हो तो आप बिस्तर पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मैं थोड़ा अलग एग्जांपल एक कंसीडर करके चलता हूं। अगर आपने इस तरह एक सरफेस ले लिया, होता है ना, अगर आप कभी किसी जगह पे जाते हो, डी मार्ट या कहीं पे जाते हो, ऐसे ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं, है ना। और समझो आपने एक बक्से को इस तरह उसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि बक्सा टेढ़ा हो गया। अब अगर कोई आपको बोलेगा कि इसका वेट कितना है, ये सेम बक्सा है, ये सेम बक्सा है, अभी ऐसा था अभी ऐसा है, ठीक है ना, ये सेम बक्सा है, अभी ऐसा है अभी ऐसा रख दिया, अब वेट कैसे लगेगा? अभी भी नीचे की तरफ ही लगेगा। अभी भी नीचे लग रहा था, अब भी नीचे लग रहा है, क्योंकि जो फोर्स होता है उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। जो फोर्स होता है उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए वेट एक वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2, क्यों ना हम फोर्स ही ले लें, एफ। अब आपके दिमाग में क्या डाउट आ सकता है? आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर मैं फोर्स तो कहीं भी लगा सकता हूं,
मैं इधर लगा सकता हूं, उधर लगा सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, वैसा कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, मैं किधर भी फोर्स लगा सकता हूं। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि फोर्स के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा? हाउ कम दिस इज ट्रू? पहले तो आप ये बताइए कि फोर्स आप क्यों कर रहे हैं, फोर्स आप क्यों लगा रहे हैं, पहले वो इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप इमेजिन करेंगे कि आप एक गाड़ी अटक गई है कहीं पे और आप इस गाड़ी वाला आपको बोलता है यार प्लीज धक्का मार देना, तो अगर ड्राइवर इधर बैठा है तो आप क्या आके इधर से धक्का मारने वाले हो क्या? तो गाड़ी चालू हो जाएगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में धक्का मारोगे तो गाड़ी चालू होगी। और स्पेसिफिकली आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो स्पेशली आप फोर्स उस जगह पे लगाना चाहते हैं जिस दिशा में आप डिस्प्लेसमेंट कराना चाहते हैं। आप इस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट उस जगह करवाना चाहते हैं, उसी दिशा में आप फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाने का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। जैसे मैंने आपको दरवाजे का एग्जांपल दिया, आपको दरवाजा खोलना है, आपको दरवाजा बंद करना है, आपको दरवाजे के हैंडल पे एक पर्टिकुलर जगह से फोर्स लगाना है। ये देखो, ऐसे पकड़ना है, ऐसे लगाना है, तभी वो दरवाजा खुलेगा। अगर दरवाजा खोलना है, अगर आपको दरवाजा खोलना है और आप अंदर की तरफ फोर्स लगा, जैसे अगर आप नोटिस करेंगे तो और एक एग्जाम्पल में हम लोग जो डोर का एग्जाम्पल मैं अभी ले रहा हूं आपके सामने, तो आपने पक्का कहीं ना कहीं तो डोर पे ये लिखा हुआ दिखाई दिया होगा, पक्का। एंड मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, मैं तक कभी ना कभी कंफ्यूज रहता हूं पुश और पुल में क्या फर्क है। पर मुझे पता है कि पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना, मुझे पता है। पर उस समय आपका दिमाग चलता है क्या? सोच के देखो, कभी भी आपको पुश और पुल दरवाजे पे लिखा हुआ रहेगा, उस समय दरवाजे में दिमाग चलता है कि नहीं चलता? क्योंकि आप किसी और जोन में रहते हो। तो कहीं पे पुश लिखा है तो आप उसको पुल करते हो, और कहीं पे पुल लिखा है तो आप उसको पुश करते हो। तो अगर पुल को आपने पुश किया या पुश को आपने पुल किया, दरवाजा खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। क्रिश, वेटलेसनेस एक डिफरेंट चीज है। ग्रेविटेशन चैप्टर में वेटलेसनेस समझाऊंगा। इट इज नॉट सो इजी जैसे आप फ्रेम कर रहे हो। वेटलेसनेस इतनी आसान चीज नहीं है जो आप अभी फ्रेम कर रहे हो, वो वेटलेसनेस इतनी आसान चीज नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको रिएक्शन फोर्सेस पढ़ना पड़ेगा पहले। तो वो अभी आगे लॉज ऑफ मोशन नाम के चैप्टर में, पहले तो मैं आपको एफबीडी समझाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री बॉडी डायग्राम। वो फ्री बॉडी डायग्राम में, हाँ, लिफ्ट के केस में वेटलेसनेस आ सकता है, पर क्यों आता है लिफ्ट के केस में वेटलेसनेस, क्यों आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा था सब लोगों से, आप जानते हैं कि पुश और पुल क्या है? बचपन में अगर 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में किसी ने फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा होगा ना, तो बोला ही जाता है कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। कभी 8वीं 9वीं की टेक्स्ट बुक देखी है आप लोगों ने? है ना, बचपन में छोटा सा चैप्टर होता था फोर्स के बारे में या फिर लॉज ऑफ मोशन के बारे में, है ना। तो उसमें क्या डेफिनेशन देते थे फोर्स का? पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। बराबर है, यही डायरेक्शन है क्या? तो आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी जगह पे जाते हो, वहां दरवाजे पे पुश लिखा हुआ और आपने पुल कर दिया, खुलेगा दरवाजा? खुलेगा? नहीं खुलने वाला। द फोर्स शुड हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। अगर आपको कोई काम करना है तो फोर्स का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। अब मेरे सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या काम करना था? मेरे को सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में मुझे घर पहुंचना था। देखो, स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए ये घर पहुंचने के लिए। अब पहले वाले एग्जाम्पल में मुझे भिंडी चाहिए, यहां पे मुझे घर पहुंचना है, यहां पे मुझे भिंडी चाहिए। क्या भिंडी चाहिए के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत है? सोच के देखो, बात को समझो। क्या इस करंट को क्या इस करंट को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचने के लिए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं। ये वायर ऐसी लगाओ या वैसी लगाओ, वो पहुंचने ही वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। क्या इस नॉब को कोई स्पेसिफिक जगह पे रखने की जरूरत है तभी इसमें टायर में हवा भरेगी? नहीं, कहीं पे भी रखो, टायर किधर भी घुमाओ, किधर से भी हवा भरता है आपके टायर में, उसको क्या फर्क पड़ता है? क्या इस स्केल को इस वुडन ब्लॉक को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखने की जरूरत है तभी लेंथ नापी जा सकती है? क्या टेम्परेचर को, थर्मामीटर को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखने की जरूरत है तभी आप टेम्परेचर नाप सकते हो?
सोचो, इस बात को बार बार दिमाग में रखो। स्पेशली पहले दो एग्जांपल्स में ही सब चीज क्लियर हो गई है, पर फिर भी मैं और एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका दिमाग में बिल्डअप हो कि चीजें किस तरह से सोचनी है। जैसे मैंने यहां चीजें सोचने के आपको बोला कि मुझे यहां से इस घर तक पहुंचना है, आई नो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहां से घर तक पहुंचना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड ट्रैवल 200 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। इफ आई डोंट ट्रैवल 200 मीटर्स टुवर्ड्स राइट, आई वोंट बी रीचिंग दिस हाउस। But if I want to buy bhindi of 1 kilo, it doesn't matter how I take the bhindi from the, या how the bhindi wala gives me the bhindi, or how I take the bhindi from the bhindi wala, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहां पे फर्क पड़ता है, देखो, पुश और पुल। ऐसा नहीं चलेगा किधर भी फोर्स लगाओगे दरवाजा खुल जाएगा। स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। वेट डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड। अब आप बोलो क्यों, पहले से क्यों डिफाइंड है? क्योंकि वेट वही फोर्स है जो आप अर्थ पे लगा रहे हो, और आप अर्थ पे हरदम परपेंडिकुलरली ही फोर्स लगा सकते हो। आप कैसे भी बैठो, आप ऐसे बैठो, आप ऐसे बैठो, आप ऐसे बैठो, आप खड़े रहो, आप परपेंडिकुलरली ही अर्थ पे फोर्स लगाओगे। इसलिए वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। वेक्टर क्वांटिटी हो गया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गया। आ रही है थोड़ी बहुत फीलिंग? 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, फीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया, फीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिए, क्या डिस्प्लेसमेंट में ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट? जैसे डिस्प्लेसमेंट का मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ठीक है। जैसे कि एक और बातचीत कर लेते हैं, जिससे अभी किसी का कमेंट सेक्शन में आया कि सर डिस्प्लेसमेंट हो जाए। चलो, डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्टेंस भी हो जाए ना, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो जाए, एक ही साथ दोनों हो जाए, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये पॉइंट ए है, यानी कि ये मेरा घर है, और ये पॉइंट बी है, यानी कि ये बस स्टॉप है, ये बस का स्टॉप है। अगर कोई मुझे पूछता है ए से, यानी कि मेरे घर से इस बस स्टॉप का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ए से, यानी कि मेरे घर से मेरे बस स्टॉप का डिस्टेंस इंफिनिटी है, इंफिनिटी है, अनगिनत डिस्टेंस है। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कुछ भी बोलो, कुछ भी डिस्टेंस है। सोच के देखो, डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द पाथ ट्रैवल्ड। आप कितना पाथ ट्रैवल करते हो उसको डिस्टेंस बोला जाता है। आपको पता है कि मुझे ए से लेके बी तक जाना है, पर ऐसा भी तो हो सकता है मैं मेरे घर से पहले अमेरिका गया, फिर अमेरिका से मैं बस स्टॉप पे गया। हो सकता है मैं मेरे घर से पहले किसी दुकान पे गया कुछ सामान लेने के लिए, फिर मैं बस स्टॉप पे गया। ए से बी जाने के इंफिनिटी तरीके हैं, ए से बी जाने के इंफिनिटी तरीके हैं। सोच के देखो, और वो आपका डिस्टेंस माना जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस इज एक्चुअली द पाथ ट्रैवल्ड, और यू कैन से इट इज एक्चुअली द टोटल पाथ ट्रैवल्ड, टोटल पाथ। पर अब सोचो, अगर कोई मुझे बोलता है कि मेरे घर से बस स्टॉप का डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब कहानी बदल गई, कहानी में अब ट्विस्ट है। मुझे डिस्टेंस नहीं पूछा गया, मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। अब आप जानते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए से बी जाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और आप जानते हैं क्या, अगर आपको ए से बी जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, जॉइन ए एंड बी विथ अ स्ट्रेट लाइन। ए और बी को उठाओ और एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो। तो ये ए है, ये बी है,
मैंने इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया और मैंने ऐसा वाला एरो मार्क बना दिया। ये ए से बी जाने का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोला गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया, ये जो लाइन मैंने बना के दी है, ये जो मैंने एरो मार्क बना के दिया है, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो क्या आपने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया? नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू फॉलो दिस थिंग फ्रॉम ए टू बी, यू फॉलो दिस पिंक लाइन विद द एरो मार्क जो मैंने बना के दिया है, तभी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर पाओगे। तो क्या आपको समझ में आया कि मैंने आपको ए से बी जाने का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया है? अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे, यानी कि तभी आप डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर पाओगे। बट डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं है। डिस्टेंस अनगिनत हो सकता है, ए से बी जाने के अनगिनत तरीके हैं, और जो वो अनगिनत तरीके हैं वो सब डिस्टेंस में आएंगे। हो सकता है कि आप पहले कहीं पे दुकान पे गए, हो सकता है फिर दुकान से आपके दोस्त को मिला, फिर हो सकता है किसी और दोस्त को मिला, फिर हो सकता है आप वापस बस स्टॉप पे पहुंचे। ये सब क्या है? ये सब डिस्टेंस में आएगा। ये सब क्या है? सोचो, आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, ये सब क्या है? ये डिस्टेंस में आएगा। दिस विल नॉट बी काउंट इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज हैविंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट के पास। जैसे उस लड़के को हमने बोला था, जहां पे तू खड़ा है उधर से एग्जैक्टली राइट मार, किधर और मत जा। लड़के से, लड़का चौक पे, मेरा घर चौक से एग्जैक्टली 200 मीटर राइट पे है। देखा, शॉर्टेस्ट बताया हमने उसको। अगर हम उस लड़के को बोलते एक काम करो, तुम चौक से ना सीधा जाओ, फिर वापस आओ, फिर राइट मारो, ये क्या हो गया? ये तो डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्टेंस हो गया। सीधा गया अलग डायरेक्शन, वापस आया अलग डायरेक्शन, फिर राइट मारा अलग डायरेक्शन, नहीं चलेगा। इसलिए जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी में माना जाएगा, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी में माना जाएगा, क्योंकि भाई के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि जिस क्वांटिटी के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का मोटिव हो वो आपका वेक्टर में आएगा, पर जिस क्वांटिटी के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का मोटिव नहीं है वो स्केलर में आएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिस्टेंस के पास भी तो डायरेक्शन होगा, मैं यहां से वहां गया, मैं वहां से यहां गया, मैं ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अरे भाई, डिस्टेंस तुम जहां जहां जाओगे ना, वहां वहां का डायरेक्शन डिस्टेंस में डालना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। पर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है, हमें पता है हमें ए से बी जाना है, स्पेसिफिकली हमको ऐसे ही चलना पड़ेगा, वरना हम ए से बी शॉर्टेस्ट में नहीं पहुंचेंगे। बढ़िया 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 बढ़िया, अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? बढ़िया है? थोड़ा बहुत आ रहा है, फीलिंग आ रहा है ना? अब सिमिलरली जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, मास और वेट। मास किस में आएगा? स्केलर क्वांटिटी में मास आएगा। वेट किस में आएगा? वेट वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। वेट के पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, वेट एक फोर्स है, मास कोई फोर्स नहीं है। फर्क समझो, जमीन आसमान का फर्क होता है दो चीजों में। बस आपने समझना है कि हम क्या चीज में बोल रहे हैं, क्या चीज में नहीं बोल रहे हैं। वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। किसी भी चीज का वेट बनाओगे, उसका उसका वेट पूछेगा, वो वेट कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है वेट। मास कहां लग रहा है? मास कहीं लगता नहीं, मास होता है खाली, लगता उगता नहीं है मास, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता मास के पास। हाँ या ना? Sir, weight में एक doubt है. The center of the gravity is the point where the sum of all the weights of the particle constituting the body is zero. Then how the direction of the weight is? Who said the center of all the constituent particle of the body is zero? Actually, the center of gravity is the point where all the mass of the body is concentrated, not zero. Center of gravity is a point where the whole mass of the body is supposed to be concentrated, not zero. How can you consider a body ka mass zero? No, no, no. How can you make a body ka mass zero? Not at all possible. अभी जो मैंने आपको वेट का एग्जांपल दिया, डिड यू सी? मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही बनाया। ये देखो, ये जो पॉइंट मैंने पकड़ा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
अब बुक में ये स्टेटमेंट ऐसा क्यों लिखा है मैं आपको समझाता हूं। सेंटर ऑफ, अभी आपने देखा है कोई लोग स्टोन बैलेंसिंग करते हैं, कुछ लोग स्टोन बैलेंसिंग करते हैं, एक के ऊपर एक स्टोन रख के उसको बैलेंस करते हैं। तो वो बैलेंसिंग तब कर पाते हैं जब वो एक बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूसरे बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैच कर पाए, तब वो मैचिंग होता है। अब बुक में ऐसा क्यों लिखा है, इसका कुछ रीजन हो सकता है। मास में जीरो का पता नहीं, बट सर इनर्शिया ज्यादा होने पे मास वेरी करता है। हाँ, तो मास वेरी करेगा ना। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मास ओनली। अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है। अभी हमारा कंसर्न इनर्शिया नहीं है। अभी हमारा कंसर्न ये है कि तुम्हें स्केलर और वेक्टर का फर्क समझ में आ रहा है क्या? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस स्केलर क्यों है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों? क्या तुम्हें ये दो बातें समझ में आ रही है सब लोगों को? हाँ या ना हो जाए? रिप्लाई ऑल ऑफ यू, गिव मी अ रिप्लाई ऑल ऑफ यू। क्या सब लोगों को स्केलर और वेक्टर का फर्क समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, सो क्लास, नाउ यू आर रेडी फॉर द चैप्टर। इतना जानना बहुत जरूरी था आप लोग के लिए कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, वेक्टर्स के ऊपर पूरा का पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट वेक्टर्स। और पूरा जो चैप्टर है वो 90% वेक्टर्स के ऊपर, 90 का पूरा परसेंट वेक्टर के ऊपर ही है, क्योंकि स्केलर में इतना कुछ जानने वाली चीज नहीं है ना। जो भी चीज है वो वेक्टर है, क्योंकि किसी भी वेक्टर के पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि वेक्टर के साथ कैसी कैसी चीजें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज हमें यह समझना है कि किसी भी वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है। ठीक है ना, किसी भी वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है, सबसे पहली चीज हमें यह अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं मैं, और टॉपिक का नाम है हाउ टू डिनोट अ वेक्टर। सिंपल टॉपिक, अच्छी तरह से बात को समझना। सपोज कीजिए आप ए पॉइंट पे खड़े हैं, आप वहां से बी पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, आप ए पॉइंट पे खड़े हैं और आप वहां से बी पॉइंट पे जाते हैं। तो जस्ट लुक एट द वे, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए। मैंने इस्तेमाल किया एक एरो का। आई हैव यूज्ड अ एरो। वेक्टर में एरो यूज करना ही सब कुछ है। एक एरो के पास दो तरह की चीजें होंगी, एक होता है उसका टेल और एक होता है उसका हेड। ये जो चीज आप देख रहे हो इसको एरो का टेल बोलते हैं, और ये जो चीज आप देख रहे हो, दिस इज योर टेल ऑफ द एरो एंड दिस इज एक्चुअली योर हेड ऑफ द एरो। एक एरो आपको मदद करता है यह बताने में कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। बाय लुकिंग एट द एरो यू कैन अंडरस्टैंड उस बंदे का, एरो का डायरेक्शन देख के आप बता सकते हो उस बंदे का डायरेक्शन किधर है। सो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वेट का एग्जांपल लिया था, तो क्या मैंने एक एरो का इस्तेमाल किया था? हाँ, आप देख सकते हैं मैंने एक एरो बनाया था। तो इस एरो की मदद से आप लोगों को एक आइडिया बैठा कि वेट कहां लग रहा है। ये एरो को आपने देखा, आपने इस एरो के हेड को देखा, आपको समझ में आया दैट एरो नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब सर कहना चाहते हैं कि वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। यहां पे भी आपने एरो को देखा, आपने इस एरो को देखने के बाद आपको समझ में आया कि सर ये बोलना चाहते हैं कि वेट एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। दैट मींस इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट you will understand a vector with the help of a arrow mark. अब हो सकता है कि आप किसी को बताना चाहते हो कि ये काम मैंने किया, मैं ए से बी गया, तो आप किस तरह से सामने वाले को बताओगे? समझो आपने यहां से यहां तक 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है,
तो आप लिखोगे मैंने ए बी वेक्टर ट्रैवल किया जो कि 10 मीटर था और वो टुवर्ड्स द राइट था और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था। अगर आप जानते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, तो इस तरफ जाने को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो आपने सामने वाले को इस तरह का जानकारी अभी प्राप्त किया, सामने वाले से आपने जानकारी इतना दिया, उसको लिखने का तरीका देखिए। वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने ए माना था, उस वेक्टर के एंडिंग पॉइंट को मैंने बी माना था, इसलिए मैंने ए बी वेक्टर को नाम दिया। कितना है वो? 10 मीटर। कहां है? राइट या फिर प्लस एक्स एक्सिस में। हो सकता है कि आप उस बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आना चाहते हैं और अब आप किसी को बताना चाहते हैं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नाम क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है। तो आप क्या बताना चाहते हैं? आप सामने वाले को बोलेंगे कि मैंने बी से ए तक ट्रैवल किया, ऊपर एक वेक्टर साइन 10 मीटर, पर अब की बार मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रैवल किया और अब की बार मैंने माइनस एक्स एक्सिस में ट्रैवल किया। जो सबसे पहला कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में आता है वो ये आता है कि सर ऐसा लिखने के बाद जो ऊपर वेक्टर साइन डालना है वो इसके हिसाब से नहीं डालना है क्या? नहीं डालना है, नहीं डालना है। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि ये बंदा ए से बी गया इसलिए मैंने ए के से बी के एरो ऐसा डाला, ऐसा नहीं है। हरदम ये एरो मार्क ऐसा ही रहेगा, ये बात हरदम याद रखना। भले कोई इधर जाए, उधर जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, किधर भी जाए, ये एरो मार्क ऐसा ही रहेगा। किसी भी चीज के ऊपर एरो मार्क लिखना ये बताता है कि आप एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हो। हो सकता है कि आपका मन नहीं है कि मैं इसको बी ए वेक्टर के नाम से बुलाऊं, हो सकता है। तो आप अपने मर्जी के हिसाब से इसको कोई एक सिंगल अल्फाबेट का भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, तो आप इसको डी वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट या फिर और माइनस एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। जरूरी नहीं है कि शुरुआत और अंत का नंबर ये अल्फाबेट लेके ही हमारे वेक्टर का नाम डिसाइड करना है, आपकी मर्जी। आप उस वेक्टर को जो नाम से बुलाना चाहो बुलाओ, खाली उसके ऊपर एक वेक्टर साइन डालो, उसका मैग्नीट्यूड लिखो, बाजू में उसका डायरेक्शन लिखो, आपने सही कर दिया। बट मोस्टली कैसा होता है, हम लोग ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं कि ए से बी तक गया, ताकि सामने वाले को ए बी देख के समझ में, हाँ ये ए और बी की बात कर रहा है। पर जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आपको अगर चाहिए तो आप सिंगल नाम से भी डिनोट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, बराबर है। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि किसी बंदे का मैं वेट के बारे में बात कर रहा था, आई वाज टॉकिंग अबाउट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो समझो जैसे अभी हमने जो वेट का वेक्टर लिखा था वो था 98 न्यूटन का। जस्ट लुक एट में कैसे लिख रहा हूं, जस्ट लुक एट में कैसे लिख रहा हूं। अगर ये ऑब्जेक्ट है और अगर ये एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा है, हो सकता है कि आप इस तरह से एक एरो मार्क बनाओ। आप देख सकते हो ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना तो कोई एंडिंग पॉइंट है। आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हो W वेक्टर इज इक्वल टू 98 न्यूटन और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डाउनवर्ड। खत्म कहानी। देखा, मैंने एक सिंगल अल्फाबेट से डिनोट किया। आपका मन करे नहीं W वेक्टर मुझे नहीं नाम दे रहा, मेरे को कुछ और नाम दो, कुछ और नाम दो। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियस सी बात है आप उसको W वेक्टर बुलाना चाहेंगे ताकि सामने वाले को समझ में आए W इज फॉर वेट। तो आप सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट सर्वेश। आप चाहिए तो इसको माइनस वाई एक्सिस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिनोशन आपके ऊपर रहेगा, पर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई वेक्टर लिखते हो उसके ऊपर ये एरो मार्क डालना बहुत जरूरी है। ये एरो मार्क ये बताता है कि सामने वाली पार्टी वेक्टर क्वांटिटी को बिलोंग करती है। और फिर आप उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हो 98 न्यूटन, और फिर आप उसको एक डायरेक्शन से बता रहे हो बाजू में लिख के कि ये कहां जा रहा है। तो सब चीज सामने वाले इंसान को पता चल रही है कि क्या क्या होना है। नाउ व्हाई डिड आई राइट लाइक दिस? नोटिस करिए ये चीज लिखने का फायदा क्या है।
एक्चुअली यहां आपको देख के ही समझ रहा है कि बंदा ए से बी जा रहा है, और यहां भी आपको देख के समझ रहा है कि बंदा बी से ए जा रहा है। तो लिखने के तरीके में आप सामने वाले इंसान को अगर कंफर्टेबल महसूस कराना चाहते हैं और जानकारी अच्छी तरह से देना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट लिखते वक्त आप कोशिश करते हैं कि आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट के टर्म्स में लिखें। पर आप नहीं लिखना चाहते, आप एक सिंगल अल्फाबेट में लिखना चाहते, लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डी वेक्टर इज इतना, आप चाहिए तो इसको डी वेक्टर का नाम दे दो, चलेगा, कोई फर्क नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग वेक्टर को कैसे डिनोट करना है? गिव मी यस और नो एवरीबॉडी। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है, हाउ टू डिनोट अ वेक्टर? नामकरण करना है, ऊपर एक एरो मार्क का साइन डालना है, नामकरण करना है, ऊपर एक एरो मार्क का साइन डालना है, खत्म। आपकी मर्जी, जो नाम देना वो नाम दो, खत्म करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब लोग का रिप्लाई नहीं आया मेरे को, कम ऑन है एवरीबॉडी। क्या आपको समझ में आया कि एक वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? बहुत ही बढ़िया। अगली चीज जो आपको समझनी चाहिए, ये होगा हमारा चौथा पेज। अब हम देखने जा रहे हैं हमारा 5वां पेज। ठीक है, अच्छी तरह से बात को समझिए, अच्छी तरह से बात को समझिए। ठीक है, ये जो एरो मार्क का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो एरो मार्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस और एक चीज में भी है। लेंथ ऑफ द एरो गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। जो अगली चीज मैंने ध्यान से लिखी है, आपने उस चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ठीक है, लेंथ ऑफ द एरो यानी कि एरो की लंबाई आपको एक आइडिया देती है कि किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसा है। एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज को भी आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है। कोई बंदा ए से बी जाता है, 10 मीटर की दूरी ट्रैवल करता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब कोई बंदा ए पॉइंट से इधर जाता है सी पॉइंट पे, और वो 20 मीटर्स की दूरी ट्रैवल करता है। आपने क्या चीज नोटिस करनी है? आप इसको लिखते वक्त तो ऐसे लिखोगे, आपको इसको लिखते वक्त क्या लिखना है? ए बी वेक्टर इज 10 मीटर्स एंड वो है टूवर्ड्स राइट। आप इसको लिखते वक्त क्या लिखोगे? ए सी वेक्टर 20 मीटर्स और ये भी है टूवर्ड्स द राइट। बट क्या आपको दिख रहा है? लिखने में कुछ नया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर क्या आपको एक चीज नोटिस हो रही है? ये जो ए से बी तक मैंने एरो बनाया है उसकी साइज को देखिए, और जो मैंने ए से सी तक एरो बनाया उसकी साइज को देखिए। आपको इसके साइज को देख के समझ में आ रहा होगा कि इस बंदे का मैग्नीट्यूड और इस बंदे का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। कितना है इसका आइडिया नहीं आएगा आपको, आपको इस बात का आइडिया नहीं आएगा कितना है, पर इतना जरूर आइडिया आएगा कि ये दोनों बंदों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। लेंथ ऑफ एन एरो गिव्स एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। आइडिया बोला मैंने, सिर्फ एक आइडिया बोला मैंने। अगर मैं यहां पे ये 10 मीटर और ये 20 मीटर नहीं लिखता और मैं आपको पूछता कि ए से बी जाने के लिए ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया गया कि ए से सी जाने के लिए ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि सर ए से सी जाने में दिख रहा है। और आपको जब किसी वेक्टर को सामने वाले को दिखाना है तो लेंथ में फर्क पक्का दिखाना, लेंथ में पक्का फर्क दिखाना। जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट के मामले में ही ये चीज आप दिखा सकते हो। अगर आपको वेट के बारे में दिखाना है या फोर्स के बारे में दिखाना है, सपोज कीजिए कि आपने यहां पे एक फोर्स लगाई F1 वेक्टर और वो आपने लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है, और आपने उसी दिशा में वापस एक फोर्स लगाई F2 वेक्टर और जो आपने लगाया 15 न्यूटन का, तो आप देख सकते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं 10 न्यूटन का एरो और 15 न्यूटन का एरो सेम साइज का ना बनाऊं।
ताकि सामने वाले को ये समझ में आए कि एरो की लंबाई देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों बंदों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। पर अगर आप सामने वाले बंदे को ये हिंट देना चाहते हैं कि नहीं, दोनों के दोनों एरोस सेम लेंथ के हैं, तो आप सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि मैंने जो फोर्स लगाई है दोनों, वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप एरो सेम बना के सामने वाले को हिंट भी दे सकते हैं कि दोनों बंदों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपने ध्यान देना है। एरो की लंबाई एक आइडिया देती है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में, या एरो की लंबाई एक्चुअल में उसका मैग्नीट्यूड ही होता है। कितना होता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि 10 मीटर का ही लंबा एरो बनाना है, ऐसा नहीं है स्केल लेके 10 मीटर लंबा एरो बना दिया, ऐसा नहीं है। 10 मीटर का एरो और 20 मीटर के एरो में सिर्फ फर्क दिखना चाहिए, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। 10 न्यूटन की फोर्स और 15 न्यूटन के एरो के बीच में फर्क दिखना चाहिए। सेम एरो बनाओगे तो सामने वाले को लगेगा कि दोनों बंदों का मैग्नीट्यूड सेम। क्या ये बात सब लोग के दिमाग में क्लियर है? लेंथ ऑफ द एरो आपको किस बारे में जानकारी देता है? एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग? लेंथ ऑफ द एरो गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। हाँ या ना हो जाए, फटाफट हाँ या ना हो जाए। क्या सब लोगों को ये बात समझ में आई कि लेंथ ऑफ द एरो आपको किस बारे में जानकारी दे रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक हमारा है वो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वो है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इस बारे में हम बात करना चाहते हैं, पर वो टॉपिक अभी चालू करके मतलब नहीं है क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। इसलिए मैं एक काम करता हूं, अभी तक से जो मैंने पढ़ाया है मैं उसका एक क्विक रिकैप आप लोग को दे देता हूं। ठीक है, ताकि हम लोग को आज के लेक्चर का समझ में आ जाए कि आज के लेक्चर का बेसिक मोटिव कैसा था और आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, उसके बारे में जरा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा 5वां पेज और ये होगा हमारा 6th पेज। सब लोग को अच्छे से बात को समझना है। आज के लेक्चर का मेन मोटिव ये था कि हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है। बस ये आज के लेक्चर का हमारा सबसे मेन वो होता है। राहुल, आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो क्या? हाँ बेटा, आर यू अटेंडिंग द लेक्चर? पूरा लेक्चर अटेंड किया आपने? बोलिए, पूरा लेक्चर अटेंड किया आपने? पक्का थे आप? बीच में सो तो नहीं गए थे? वर यू अटेंटिव इन द होल लेक्चर? अटेंटिव थे? तो फिर आप कैसे कैसे आप पूछ सकते हो मुझे वापस वही सवाल जो मैं करके बैठा हूं? अगर आप अटेंटिव थे तो कैसे हो गया? अगर आप पेन और पेपर लेके बैठे हो और आप थोड़ी बहुत चीजें लिख भी रहे हो, कैसे हो जाएगा? बराबर है राहुल? है ना, डिस्कशन हुआ है ना अच्छा खासा? इसलिए मैं आपको पूछा था आप अटेंटिव थे क्या? आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक है, हम लोग दो ऐसे क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक है स्केलर, एक है वेक्टर। ठीक है, स्केलर को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिनोट किया जाता है, उसके साथ डायरेक्शन का एसोसिएशन नहीं किया जाता। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का एसोसिएशन करना बहुत ही जरूरी है, वरना वो क्वांटिटी अधूरी मानी जाएगी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, वेक्टर क्वांटिटीज में हमने एग्जांपल्स लिए टू अंडरस्टैंड दैट कौन सी चीज का कैसे डायरेक्शन का महत्व दिखाना है, नहीं दिखाना। एंड बेसिक चीज ये है कि आपको पहले कंडीशन एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कंडीशन क्या है। ठीक है बेटा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट बनाया मैंने और ये मैंने लेंथ ऑफ द एरो लिखा है, एरो की लंबाई, लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ नहीं लिखा मैंने, लेंथ ऑफ द एरो लिखा है। ठीक है, लेंथ ऑफ द एरो गिव्स यू एन आइडिया
ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। पहले मैंने ये पढ़ाया कि किसी भी वेक्टर को एक एरो से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया कि अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। वरदान, जो आपने कल मुझे भेजा है अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ लेक्चर। मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपको 2 सेकंड में समझा दूं या 15 मिनट में समझा दूं। इट इज रियली, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नॉट अ टॉपिक विच कैन बी टॉट इन जस्ट फ्यू मिनट्स, और आई टोल्ड यू उस टॉपिक को समझाने के लिए मिनिमम 1-1.5 घंटा चाहिए, ठीक है ना। 1-1.5 घंटा मिनिमम चाहिए उस टॉपिक को समझाने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड कि कैसे वो चीज चल रही है, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। वरदान, इफ आई टेक एंट्रेंस देन ओनली आई कैन टीच यू दैट। मैं अलग से अभी कैसे शेड्यूल के बीच में कोई अलग वे में जाके नहीं कर सकता। एंट्रेंस में लूंगा तो पक्का ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, आई टोल्ड यू दैट इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है ना। अभी कैसा है कि पहले से शेड्यूल बहुत ही पैक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि शाम के टाइम में मैं फ्री हूं, मैं शाम के टाइमिंग में भी मैं अलग लेक्चर्स लेता हूं, ठीक है ना। तो मेरा पूरा शेड्यूल थोड़ा ऊपर नीचे है इसलिए, ठीक है। तो कभी अगर हुआ तो मैं पक्का, नहीं तो आई विल मेक अ वीडियो एंड अपलोड इट ऑन यूट्यूब, ठीक है ना। मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप उससे भी देख सकते हो, ठीक है। आई विल ट्राई, डोंट टेक टेंशन, कराऊंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करेगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी में जैसे हमने मास के बारे में बात की, तो मास जो चीज है उसके लिए डायरेक्शन का एसोसिएशन की कोई जरूरत नहीं है। भिंडी खरीदने में 1 किलो के कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। बट अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह का अगर करना है तो पहले आपने ठान लिया कि आप कहां खड़े हो और आपको कहां जाना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो वो चीज हमने यहाँ पे समझी, 200 मीटर टुवर्ड्स द राइट, तभी आप ये घर पे पहुंचोगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको और एक डिटेल एग्जांपल दिया, that if you want to go from A to B, you know that you want to go from A to B. And if you are talking about displacement, then there is only one way you can go from A to B in a shortest manner. अगर एक ही तरीका है A से B जाने का in the shortest manner, that tells you that A से B जाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन पे चलोगे तो ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करोगे। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन हुआ ना, डायरेक्शन एकदम स्पेसिफिक हुआ, इसलिए आपने डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर बोला। पर डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जाइए कुछ भी करिए, डिस्टेंस आपका अनगिनत इन्फिनिटी तरीके से आप ए से बी जा सकते हो। वी टुक मेनी एग्जांपल्स, टेम्परेचर का एग्जांपल भी बहुत बढ़िया था। ऐसा नहीं है कि थर्मामीटर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखोगे तो ही टेम्परेचर नाप के देगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी लेंथ आपको नापनी है तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखोगे तो ही लेंथ नाप पाओगे। प्रेशर का एग्जांपल थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट आई होप यू गॉट इट। करंट का एग्जांपल थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट आई होप यू गॉट इट। इट्स नॉट नेसेसरी कि करंट को कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो होना है, वायर जैसी होगी वैसा फ्लो हो जाएगा। प्रेशर किधर भी लगता है, ऑल जगह पे इक्वली लगता है, स्पेसिफिक कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप बात कर रहे थे वेट के बारे में, स्पेसिफिक है, एक्ट्स ऑलवेज डाउनवर्ड्स। फोर्स के बारे में बात कर रहे हो, स्पेसिफिक है, पुश और पुल स्पेसिफिक है, दोनों अलग अलग है। दरवाजा खोलना है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। देन in the अलग different part we understood about the vector। हम लोगों ने वेक्टर के बारे में अंडरस्टैंड किया कि किसी वेक्टर को कैसे डिनोट करना है। आप एक वेक्टर के टेल को कोई नाम दे सकते हैं, आप एक वेक्टर के हेड को कोई नाम दे सकते हैं, और उन दोनों के नाम के इस्तेमाल से आप एक वेक्टर को लिख सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, बाजू में उसका डायरेक्शन लिखना है। अगर आप बी से ए जा रहे हैं तो बी टू ए लिखिए, बी ए वेक्टर लिखिए। ऐसे पढ़ते कैसे, बी ए वेक्टर। पर जरूरी नहीं है, आपका मन करेगा नहीं मेरे को बी और ए नहीं लिखना, मेरे को इसको डी वेक्टर बोलना है, बोलो डी वेक्टर। आपको नहीं मेरे को इसको ए वेक्टर बोलना है, बोलो ए वेक्टर। मेरे को इसको जेड वेक्टर बोलना है, बोलो जेड वेक्टर। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से नामकरण करना चाहते हैं। बट ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी को नामकरण कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो नामकरण सामने वाले के लिए कंफर्टेबल हो, इसलिए आप ऐसा नामकरण कर रहे हैं जो रिलेटिव है। जैसे वेट को W वेक्टर से डिनोट किया जा रहा है, अगर मैं वेट को Z वेक्टर लिखूंगा तो बंदा सोचता रह जाएगा Z क्यों लिखा। इसलिए नामकरण करने का फ्रीडम आपको मिला है, तो ऐसा नामकरण करें जिससे सामने वाले को समझ में आए कि क्या बंदा बोलना चाहता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को D वेक्टर, वेट वेक्टर को W वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर को V वेक्टर, ऐसा नाम देंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। लास्ट एंड फाइनल चीज जो मैंने आपको समझाई वो लेंथ ऑफ द एरो को लेके समझाई।
लेंथ ऑफ द एरो को लेके मैंने क्या आपको बात समझाई कि एरो की लंबाई बनाते वक्त किसी भी वेक्टर को डिनोट करना है तो एरो से डिनोट करना है, उसकी लंबाई बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 है, तो एरो की जो लंबाई है थोड़ी वो अलग अलग बनाए ताकि सामने वाले को समझ में आए कि दोनों बंदों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। एरो की लंबाई, द लेंथ ऑफ द एरो गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। आज का लेक्चर यहां तक था। कल के लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। कल से एक्चुअली असली लेक्चर चालू होगा। आज के दिन मैं चाहता हूं कि आप वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज को उठाएं और खुद का दिमाग चलाएं कि क्या वो स्केलर है, क्या वो वेक्टर है। आज के दिन खाली इतना करते बैठना है और जब तक कंफर्टेबल महसूस नहीं हो तब